तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब ये टॉपिक में क्या कहा जा रहा है हम लोग कि इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। अगर इस सीरीज में हम लोग फार्मास्यूटिक्स में जो चैप्टर 1 चल रहा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देखें आप। ठीक है, फिर आप इधर आइए। हालांकि सेपरेट टॉपिक है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया मतलब बियॉन्ड द काउंटर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रॉम डिस्पेंसिंग पिल्स, गोली देते से लेकर के डिलीवरिंग पेशेंट केयर तक, हम लोग गोली सिर्फ नहीं देते हैं, पेशेंट केयर तक में भी हम लोग जाते हैं, वहां तक की बात कर रहे हैं। तो अर्ली प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करें तो रेगुलेशन जब कुछ नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था, उसके पहले ये कैसे चलता था फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। फार्मेसी प्रैक्टिस वाज इनफॉर्मल, मतलब उसका कोई नियम कानून नहीं था, चल रहा है जैसे चल रहा है। कंपाउंडर्स थे, है ना, कंपाउंडर्स परफॉर्म बेसिक रोल्स इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में कंपाउंडर रखे जाते थे और यही पूरा काम करते थे। एंड क्लिनिक्स, हॉस्पिटल हो चाहे क्लिनिक, उसमें कंपाउंडर रखे जाते थे। ठीक है, फार्मासिस्ट हैड लिटिल टू नो क्लिनिकल इंटरैक्शन, कहीं पर भी बहुत थोड़ा से लेकर के लगभग ना के बराबर क्लिनिकल इंटरैक्शन फार्मेसी का हुआ करता था। ठीक है, जो फार्मासिस्ट हुआ करते थे। आगे लोग बात करें, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, एक अच्छे लेवल के ट्रेनिंग की मेन कमी थी। एंड रेगुलेशन डाइल्यूटेड द प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ द फार्मासिस्ट, इसकी भी कमी थी, है ना। तो ना कोई की प्रोफेशनल जो फार्मासिस्ट है उसकी आइडेंटिटी का कोई वजूद, मतलब कोई वजूद ही नहीं था कहीं पर भी, ना उसके लिए कोई नियम कानून था। तो इसीलिए थोड़ा सा मामला उस समय थोड़ा अर्ली प्रैक्टिस, अगर फार्मेसी प्रैक्टिस में हम लोग बात करें तो बहुत कमजोर था। आगे हम लोग बात करते हैं पोस्ट फार्मेसी एक्ट, जब 1948 में क्या आ गया, फार्मेसी एक्ट लागू किया गया, द फार्मेसी एक्ट 1948 में, है ना। उससे लेकर के, वहां से लेकर के संतोष हजार तक क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बिकम मैंडेटरी, है ना। अब फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मासिस्ट का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसीज इमर्ज्ड, है ना। उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसीज का ग्रोथ हुआ और ढेर सारे हॉस्पिटल फार्मेसी में। कम्युनिटी फार्मेसी देखो उसको बोलते हैं जो आपके आसपास मेडिकल स्टोर दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को एक्चुअली में हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं, है ना। जो मेडिकल स्टोर है उसका असली शब्द जो हमारे एजुकेशन के हिसाब से वो फार्मेसी ही है। फार्मेसी इज नॉट अ कोर्स, फार्मेसी वो दुकान है जिसको मेडिकल स्टोर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। फार्मेसी अगर हम कोई बोलेंगे हम फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी नहीं कर सकते आप, फार्मास्यूटिकल साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं आप, है ना। तो फार्मेसी करने की चीज नहीं है, फार्मेसी खोलने की चीज है। जैसे आप बड़े जो मेजर प्लेयर्स हैं, एक नाम में अगर मिलो तो अपोलो फार्मेसी करके है, 1mg फार्मेसी करके है। तो फार्मेसी वो मेडिकल स्टोर का नहीं, मेडिकल स्टोर हम लोग छोटी सोच वाले लोग हम लोग खोल देते हैं, मेडिकल स्टोर खोल देंगे हम लोग, है ना। तो मेडिकल स्टोर मतलब क्या, एक्चुअली में जो फार्मेसी है हमारा वो मेडिकल स्टोर है ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर का है उसमें खाली मेडिसिन आप रख रहे हैं ना। मेडिकल मतलब मेडिसिन होता है क्या, ठीक है। तो फार्मासिस्ट मेडिकल स्टाफ नहीं है, पहली बात ये समझिए। कहीं पर भी मेडिकल के नाम से आप नहीं जा सकते। कई लोग हैं जो मैं देखता हूं कि डी फार्मा या फिर बी फार्मा में एंट्री लेते ही अपने नाम के आगे फेसबुक पर जाकर के, इंस्टाग्राम पे ला करके डॉक्टर लिख देते हैं। कई बार डॉक्टर लिख देते हैं भाई, हालांकि डॉक्टर लिखने का अधिकार भी हमारे पास नहीं। अगर फार्मासिस्ट आप हैं तो आप डीआरएक्स लिख सकते हैं, वो भी जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तब। डी फार्मा बी फार्मा करने के बाद जब आपके पास एक स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एक ग्रीन कार्ड मिलता था, है ना, एक लाइसेंस नंबर आपको मिलेगा, मतलब तब आप एलिजिबल हो जाएंगे मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें, तब आपके नाम के आगे ये डीआरएक्स लग सकता है। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखिए भाई, है ना। फर्जी दिखावा करने से कोई मतलब है नहीं। तो हमने बताया कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या है, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर का मतलब ही फार्मेसी होता है। तो कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी मतलब हमारा समाज, है ना, जो आसपास हम लोग के रह रहे हैं, हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं इसको। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर होता है वो हॉस्पिटल का खुद का होता है, उसके लिए भी फार्मासिस्ट लाइसेंस लगता है, लेकिन उस टाइप की फार्मेसी को हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। ठीक है, जब ये दोनों इमर्ज हुए, स्टिल फार्मासिस्ट वर लार्जली अंडर यूटिलाइज्ड इन द हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई पेशेंट आया, दुख भरी कहानी है, कोई पेशेंट जब हमारे पास आया, ठीक है, वो डॉक्टर साहब के पास दिखाने गया, हमारा रोल कई जगह पर सिर्फ इस बात पर सीमित कर दिया गया है कि डॉक्टर साहब जो पर्चे पे दवाई लिख देंगे वो गंदी सी राइटिंग पढ़ करके हमको वो दवाई दे देना है बस, है ना। हालांकि हम डॉक्टर साहब की राइटिंग पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि क्या हमारा खाली लेबर वाला काम रह गया है,
हेल्थ केयर सिस्टम से इंटीग्रेशन हमारा एकदम काटा गया। हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्या, जो हेल्थ केयर जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें हमारा डिसीजन का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं हम फार्मासिस्ट की ही गलती इसमें भी है। तो अपना आप अच्छे से पहले पढ़िए, चाहे डी फार्मा चाहे बी फार्मा जैसे कोर्स अगर आप घर बैठ करके डिग्री लेते हैं भाई, तो आगे चल करके समाज में आप जैसे लोग ही दिक्कत पैदा करते हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप घर में ना पढ़िए, आप कॉलेज भी जाइए, या फिर आप कॉलेज जाना ना जाना अलग की बात है, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि इससे कोर्स से रिलेटेड आपको नॉलेज लीजिए, आप जहां भी मिले आपको कहीं से भी लीजिए, यूट्यूब में, गूगल में, है ना। जैसे हमारा ही कोर्स अभी लॉन्च हो रहा है तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं पूरा, तो सारी चीजें, है ना। अपना पब्लिसिटी तो हमको खुद ही करना पड़ेगा ना भाई, आपको एजुकेशन दे रहा है तो आप वहां से भी लीजिए, यहां से भी पढ़ के जाएंगे तो कम से कम अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जब हॉस्पिटल में आप जाइए तो ऐसा वेल एकदम ड्रेस होकर के जाइए, कड़क होकर के एकदम से, है ना। कोई आप चपरासी थोड़ी नहीं भाई वहां के। हेल्थ केयर सिस्टम में कहा जाता है इफ डॉक्टर्स आर द ब्रेन, अगर डॉक्टर क्या है, ब्रेन है, ठीक है, और नर्सिंग स्टाफ के लिए कहा जाता है वो बैकबोन माना जाता है। तो फार्मासिस्ट हम लोग भी किसी हार्ट से कम नहीं भाई, है ना। अगर हार्ट नहीं होगा तो क्या काम हो जाएगा क्या हेल्थ केयर सिस्टम का। डॉक्टर साहब अगर दिमाग लगाएंगे, रीढ़ की हड्डी बनेंगी नर्सिंग स्टाफ, तो फार्मासिस्ट भी दिल से कम नहीं है, और दिल का कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। इफ हार्ट फेल्स तो दोनों प्रोफेशन भी गए, है ना, ना इनकी कमाई होगी ना इनकी कमाई होगी। हालांकि हम ये नहीं करें कि कौन ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट, कौन इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितना डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, उतना नर्सिंग स्टाफ भी है, उतना फार्मासिस्ट को भी तवज्जो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नेता बन जाऊंगा नहीं तो मैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्लिनिकल और पेशेंट सेंट्रिक एरा, मतलब 2008 से लेकर के अभी तक ये फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या इवोल्यूशन हुआ है। क्लिनिकल और पेशेंट सेंट्रिक एरा मतलब क्लिनिक्स में हमारा क्या रोल है और पेशेंट केयर में कहां तक है। ठीक है, तो 2008 से लेकर के अभी तक का हम लोग यहाँ पर सीन थोड़ा देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू फार्मडी इंट्रोड्यूसेस रूल्स इन, जो फार्मडी कोर्स लाया गया 2008 में, है ना, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद से क्या क्या कहानी चेंज हुई देखो। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस हमारे पास है, अब मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट अब हमारे पास है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग हमारे पास है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, देखिए कुछ बेसिक चीजें आप समझते चलिए। जब भी कोई भी मेडिसिन या ड्रग आप कंज्यूम करते हैं तो दो तरह के इफेक्ट आपको मिल सकते हैं। एक को बोलते हैं साइड इफेक्ट्स, बहुत अच्छे से आपने नाम सुना होगा, साइड मतलब बगल वाला, है ना। अब इसका मतलब समझा रहा हूं। साइड इफेक्ट क्या होता है देखो समझ ही लो। साइड इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई गोली खाई, वो फीवर के लिए वो काम कर रही थी, है ना, फीवर के साथ साथ उसने कुछ और हमको दे दिया, है ना। जो साइड इफेक्ट, जो दवाई बनाई जाती है तो उसी समय उसका साइड इफेक्ट भी प्री डिसाइडेड होता है कि इसका ये भी साइड इफेक्ट है। समझ में आ गया। जैसे कोई दवाई आप खाएंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे इससे उल्टी आ सकती है ना, तो उल्टी आ सकना मतलब उसका साइड इफेक्ट है, प्री डिसाइडेड है ना। वो साइड इफेक्ट दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, अलग बात है। लेकिन जब कोई अननोन सा, बिना कोई अंदाजा के कोई इफेक्ट आ जाए बॉडी में, जो मेन इफेक्ट के लिए दवाई खा रहे थे उसके अलावा, उसको एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, तो दोनों में अंतर बेसिकली क्या है कि ये पहले से मालूम होता है, ये पहले से मालूम नहीं होता। ठीक है, इसका अंदाजा होता है जब दवाई मेडिसिन बनाई जा रही है लैब में, तब तक उसके साथ ये साइड इफेक्ट भी टेस्टिंग के दौरान पता चल रहा है कि ये साइड इफेक्ट है ना। अगर मान लो एक गाय है ना, और वो 20 लीटर दूध दे रही है, अगर उसका साइड इफेक्ट ये है कि 1-2 लाख भी बीच में मारेगी वो, तो इतना तो चल सकता है ना भाई, है ना। साइड इफेक्ट है, वो पता है कि मारेगी, जरूर नहीं कि मारेगी हमेशा, हो सकता है आराम से भी दूध दे दे आपको। ठीक है, तो इसलिए इस तरह सेम वे में जो ड्रग बनाई जाती है उसका भी कुछ साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, और अब नए एरा में, अभी तो हम लोग आगे बात करेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन में क्या क्या साइड इफेक्ट है और क्या मेजर इंपैक्ट शरीर पे डाल रहे हैं। फिर आगे हम लोग बात करें क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, और रिसर्च में भी हमारा अब बहुत बड़ा योगदान हो गया है। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब कोई भी दवाइयां जब बनती हैं, है ना, तो उनके पीछे ढेर सारी ट्रायलिंग होती है। हर 4 फेज की क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ये सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के फेजेस के बारे में कोविड एरा में आपने सुना होगा, है ना, कि जब उसकी वैक्सीन डेवलप हो रही थी, तो जब पहली बार न्यूज आई कि वैक्सीन कोई बना ली गई है कोविड की, तो सब लोग खुश हो गए फटाक से, है ना। लेकिन एक फार्मासिस्ट या फिर इससे जुड़े लोग ही समझ रहे थे कि वैक्सीन डेवलपमेंट का मतलब कम से कम 2 साल भैया। ठीक है, कम से कम 2 साल इस पूरे प्रोसेस में लगने वाला है एक वैक्सीन के डेवलप होने में। क्यों? क्योंकि वो 4 फेज का क्लिनिकल ट्रायल होता है। क्योंकि महामारी थी, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, तो कई बार नियम कानून ताक के रख दिए जाते हैं,
है ना। तो उस समय कुछ कुछ नियम को ताक पर रखते हुए वो 2 साल के पीरियड को थोड़ा सा कम करते हुए फिर भी मुझे लगता है कि 4 या 5 महीने 6 महीने लगभग लग गए थे डेवलप करने में, वैक्सीन को फाइनल मार्केट में उतारने के लिए। डेवलप तो आपने कर लिया, लेकिन मार्केट में उतारने से पहले ढेर सारी टेस्टिंग होती है ना उसके, और कुछ नुकसान तो नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही कुछ भ्रांतियां जो फर्जी न्यूज़ेस चल रही थी, अब कितनी फर्जी है उसका तो जांच होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हाल ही में तमाम लोगों को हार्ट अटैक आता था तो लोगों ने इस वैक्सीन को दोष देना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, जब उस समय कोविड की वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, है ना, इनके जब डेवलपमेंट हुआ था उस समय साइड इफेक्ट, हमने कहा ना ये पहले से नोन होता है, साइड इफेक्ट के तौर पर ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन उसका साइड इफेक्ट मेंशन्ड था। लेकिन हम लोग भाई आम जनता से क्या मतलब कि उसका क्या साइड इफेक्ट क्या नहीं है ना। हमने कहा कि 20 लीटर दूध चाहिए तुमको कि 1 लाख खाना है, तो बोले कि नहीं दूध चाहिए, लाख चलो पड़ भी जाएगी तो कोई बात नहीं, है ना। इन द सेम वे उसमें भी एक साइड इफेक्ट था, लेकिन उसका भी रेस परसेंटेज बहुत कम था ना, शायद 10 लाख में 1-2 लोगों को वो हो सकता था। तो ठीक है, पूरी दुनिया का बचाव हुआ अगर 1-2 लोग उसमें चले भी गए, मान लो मैं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो बचाएगी ना उस वैक्सीन के थ्रू। तो इतनी जल्दी हर चीज पर प्रश्न उठा देना ये उचित नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो कितना सही है कितना नहीं सही है, इसका तो फैक्ट चेक करना पड़ेगा और हमारी एजेंसियां उसको चेक करें कि कैसे सही था कि नहीं था उसमें। लेकिन बात ये हुई कि वैक्सीन की वजह से कोविड-19 कंट्रोल में आया। फिर आगे चल करके फार्माकोविजिलेंस, एक नया सब्जेक्ट ही मान लीजिए इसको जोड़ा गया, हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड डिजिटल हेल्थ। इससे क्या हुआ, ये लगातार एक्सपैंड होती हुई फील्ड इंडिया में है। फार्माकोविजिलेंस मतलब ये वो एरिया ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, ये वो क्षेत्र है जहां पर आप काम करेंगे। तो फार्मेसी में किस तरह से कोई ड्रग डेवलप हो रही है, जितना मानक के हिसाब से बनना चाहिए, क्या वो उतना ही बन रही कि नहीं बन रही है, मार्केट में आने के बाद भी ये फार्माकोविजिलेंस की टीम, जैसे किसी भी मामले में सीबीआई एक संस्था है आप जान रहे हैं देश में, है ना, तो वो सब विजिलेंसी के साथ चेक करते हैं मामला पूरा। तो फार्मेसी में जितना भी चीजें बन रही है या फिर कोई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस हो रही है तो उसके दौरान फार्माकोविजिलेंस की टीम का काम है कि वो जहां चेक करें। हेल्थ इकोनॉमिक्स के तौर पर भी हम लोग उसको देखना चाहिए। हेल्थ इकोनॉमिक्स का मतलब यह है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ धन। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, आपने सुना होगा कि स्वास्थ्य ही धन है। तो कैसे धन है भाई, अगर आप स्वास्थ्य आपका बचा रहेगा तो क्या होगा, पैसा आपका बचेगा, है कि नहीं, पैसा बचना चाहिए बस कहने का मतलब। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स का मतलब वहां पर भी काफी अच्छा रोल हुआ है इसका। एक डिजिटल हेल्थ के बारे में बात करें, देखो हेल्थ भी डिजिटल हो सकती है। अब ढेर सारी टेक्नोलॉजी है, तमाम मोबाइल एप्लीकेशंस है, तमाम ट्रैकर्स हैं। अब जो स्मार्ट ये घड़ियां आती है इसमें भी तमाम ट्रैकर है, हालांकि इस पे बिलीव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप, कौन सा ब्रांड का क्या लिया अलग बात है, लेकिन इसमें भी अब ट्रैकर हैं जो हेल्थ के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका बीपी क्या है, टेम्परेचर क्या है ना। और तमाम कंपनियां हैं जो बढ़िया वाली हैं उसमें क्या बता सकते हैं आपको, इसमें अलार्म सेट होता है, अगर आपका बीपी हाई हो रहा है तो ये आपको नोटिफाई कर देंगे आपके मोबाइल फोन में या फिर किसी और मोबाइल फोन से जहां से भी आपने कनेक्ट किया होगा। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये अलग अलग ये लगातार एक्सपैंडिंग फील्ड है इंडिया में। तो ये पूरी कहानी हम लोगों ने देखा और आगे अब इसके चैलेंजेस हम लोग को समझना है कि चैलेंज क्या है फिर, है ना। सब कुछ इतना आसान ही होता है तो सब लोग आज सक्सेस ना हो जाते हैं इस फील्ड में आते ही। तो चैलेंज क्या है देखो समझने की बात है। क्या चैलेंज है, वाइड स्प्रेड नॉन कंप्लायंस इन रिटेल फार्मेसीज, मतलब लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल। नॉन कंप्लायंस का मतलब, जो नॉन कंप्लायंस लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉन कंप्लायंस का मतलब यहाँ पर देसी भाषा में लोग समझे कि जो भी आपके आसपास जो फार्मेसी है, मतलब मेडिकल स्टोर जो आपके पास है, आप जाके वहां देखिए जो व्यक्ति वो दवाई आपको दे रहा है, आपने कहा कि हमको फला चीज की समस्या, आपने कहा पेट गड़बड़ हो रहा है, एसिडिटी है, कुछ भी है ना, तो उसने जो भी दवाई दे दिया, आप उस व्यक्ति के बारे में अगर जानकारी लेंगे तो कई जगह ऐसा पाया जाता है, हर जगह तो नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं कई जगह ऐसा पाया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो नॉन प्रोफेशनल है, उसको फार्मेसी का पी भी नहीं आता होगा, धीरे धीरे करते करते वो अब सीख गया है। लोगों के यहाँ किसी हॉस्पिटल में था, कहीं पर था, काम कर रहा था, देख रहा था कि डॉक्टर साहब ये बोल रहा था वो दे रहा था, लेकिन इससे क्या होगा, नॉन कंप्लायंस बढ़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए थी, है ना। अगर मान लीजिए आपने ये समझा फीवर की दवाई आपने लिया, तो फीवर की तो कई दवाइयां हैं ना आपके सामने, है ना, तो आपके पास वो पैरासिटामोल भी है, आइबुप्रोफेन भी है, डाइक्लोफिनाक भी है, कौन सा आप देंगे। किसी दवाई का किसी फूड के साथ या किसी दवाई के साथ ऑलरेडी जो चल रही है मेडिसिन, डायबिटीज के केस में, प्रेग्नेंट लेडी के केस में कौन सी दवाई दे सकते हैं नहीं दे सकते, इसका भी तो कुछ नियम कानून होगा,
कोई पेशेंट आएगा, आप उसको फटाक से दवाई दे देंगे, पैरासीटामोल हमेशा आइबुप्रोफेन ही देंगे, हमेशा डाइक्लोफेनाक ही दे देंगे, आप एसिक्लोफेनाक कौन सा आप दवाई दे देंगे? उसका भी तो नियम कुछ कानून। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह से जो फार्मेसी में बैठ रहा है, अगर वो किसी को दवाई देगा तो ये सब सोच विचार के देगा। इससे होगा क्या? देखो, सिर्फ इतना फर्क पड़ सकता है कि मान लीजिए किसी वजह से वो अनप्रोफेशनल बंदा वहां बैठ के दवाई दे रहा है, इसका आपको मतलब तब पता चलेगा जब कोई अपना उसकी दी हुई गलत दवाई से चला जाएगा, है ना? तब इसका असली मतलब समझाएगा कि वहां पर क्यों वो प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए था, वहां पर पढ़ा लिखा बंदा वहां बैठना चाहिए था। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि फार्मेसी एजुकेशन में बिना पढ़ाई करे, है ना, आप डिग्री लेने के चक्कर में मत पढ़िए। ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कॉलेज जाइए, कोचिंग जाइए, जहां भी जाइए पढ़िए जरूर। हॉस्पिटल में रह रहे हैं वहां भी पढ़िए आप इसके बारे में, क्योंकि ये वो प्रोफेशन है जहां पर डायरेक्ट किसी की जिंदगी से आपका खिलवाड़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन, चाहे पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, कहीं पर भी हो, तो आपको कहीं ना कहीं से इन चीजों के बारे में समझना ही चाहिए। लिमिटेड इंटीग्रेशन है हॉस्पिटल और फार्मेसी केयर टीम में हमारा। चाहे हॉस्पिटल में इन्वॉल्वमेंट हमारा, हम मेडिकल स्टोर तक हम सीमित हो जाते हैं। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया, क्या इलाज चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये चैलेंज है कि इसमें लेना देना होना चाहिए था, है ना। प्राइमरी केयर टीम में जो होना चाहिए, जो फर्स्ट एड होता है, कोई पेशेंट आया उसको कैसे पट्टी करना, इलाज करना है, कैसे कौन सा दवाई देना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। नीड फॉर स्ट्रॉन्गर पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत तगड़ी वाली पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है यहाँ पर। पब्लिक अवेयरनेस मतलब आप समझे कि ये क्या प्रोफेशन आपका है, सारी पब्लिक समझे, इसको धीरे धीरे जागरूक करने का मामला है। पॉलिसी सपोर्ट, कुछ ऐसी पॉलिसी भी बने, है ना, जो कि अभी नहीं, अभी बड़े चैलेंजेस हैं, तो बने तो जैसे कि फार्मासिस्ट को भी थोड़ा सा, या फार्मेसी प्रोफेशन या फार्मेसी प्रैक्टिस को थोड़ा सा आसानी मिले। ठीक है, तो फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया इज एट क्रॉस रोड, बहुत एकदम चौराहे पर खड़ी हुई जैसी एक कहानी है इसकी। रिक्वायरिंग रिकॉग्निशन, है ना, इसको एक पहचान की जरूरत है। नॉट जस्ट एज डिस्पेंसर, सिर्फ दवाई दे देने से हमारा पहचान नहीं होगा, बट एज ड्रग थेरेपी एक्सपर्ट, है ना, कि हम लोग ड्रग की सारी जो थेरेपी दी जा रही है उसका एक एक्सपर्ट के तौर पर एक पहचान की जरूरत है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है और फ्यूचर के जिम्मेदार व्यक्ति आप लोग भी हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए जबरदस्त तरीके से। तो इस पार्ट में अभी तक हम लोग इतना ही। ठीक है, अगली की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल फार्मेसी एसोसिएशंस किस तरह से इंडिया में डेवलप हुई, है ना, शुरुआत में कैसी थी, आज कैसी हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के मतलब इस सीरीज के अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक जितना भी आप पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो, है ना। हमारा चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करिए, और बगल में एक तो बेल जैसा उसमें घंटा टाइप का दिखा होगा, आप उसको भी बजाइए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो लॉन्च करें तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।